एक बार फिर स्वागत है टिया हिंदी यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों मेरे हाथ में है यूनिवर्सल शॉम्पो का क्लेम फॉर्म, जो कि मेरी मदर का इंश्योरेंस है। यूनिवर्सल शॉम्पो का मैंने करा रखा था और यहाँ पर ये मेडिकल इंश्योरेंस था और यहाँ पर मैं क्लेम करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों इसके पहले मैं आपको सारी की सारी स्टोरी बता देता हूँ कि क्या आपको भी यूनिवर्सल शॉम्पो का हेल्थ इंश्योरेंस या फिर किसी भी टाइप का इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं। क्योंकि दोस्तों यूनिवर्सल शॉम्पो इंडिया में सबसे सस्ता हेल्थ इंश्योरेंस सेल करती है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि थोड़ी सी सर्विस के साथ तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से क्लेम करना है और क्या यूनिवर्सल शॉम्पो आपको क्लेम देगी या नहीं। और दूसरी बात, अगर कंपनी क्लेम देगी तो कितना देगी और कितने % वो कट करेगी, तो वह सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और वीडियो का कंक्लूजन आपको ये बताने वाला हूं कि क्या आपको भी यूनिवर्सल शॉम्पो का हेल्थ इंश्योरेंस या फिर किसी भी टाइप का इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि इस वीडियो का मैं 2 पार्ट बनाने वाला हूं। एक पार्ट तो मैं आज के आज बना दूंगा, जो कि आपको मैं बता दूंगा कि क्लेम किस तरीके से करना है और यहाँ पर मेरे साथ क्या हुआ था। और दोस्तों दूसरी वीडियो मैं आज से कम 15 से 20 दिन बाद बनाने वाला हूं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी ने मेरे को क्लेम दिया है तो कितना दिया है और नहीं दिया तो क्यों रिजेक्ट किया है, और क्या कंपनी यूनिवर्सल शॉम्पो क्लेम देती है या नहीं। तो दोस्तों उसके बारे में मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो के साथ मैं आपको बताता हूं कि कंपनी ने मेरा कैशलेस क्लेम रिजेक्ट कर दिया था। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कंपनी ने मेरा कैशलेस क्लेम रिजेक्ट कर दिया था। क्यों किया था इसके बारे में आपको सारी की सारी इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूँ, और अब मेरे पास क्या ऑप्शन है जिस तरीके से मैं क्लेम ले सकता हूँ। तो दोस्तों अगर आपने सब कुछ जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार, सब्सक्राइब कीजिए टिया हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको नई वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। और दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप भी एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने की सोच रहे हैं तो ये रहा व्हाट्सएप नंबर। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हेल्थ इंश्योरेंस लिख के या फिर किसी भी टाइप का इंश्योरेंस लिख के टाइप करके और आप यहाँ पर सेंड कर दीजिए। उसके बाद हमारी तरफ से आपको कॉल करी जाएगी और उसके बाद आपको एक अच्छा इंश्योरेंस के बारे में बताया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आप हमारे थ्रू इंश्योरेंस खरीदते हैं तो आपको क्लेम लेने में बिल्कुल टेंशन नहीं होएगी। हम आपकी पूरी की पूरी हेल्प करेंगे। और दोस्तों अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आपके एड्रेस पे पहुंच के भी आपकी वहां पर भी जाके हम आपकी हेल्प करेंगे, अगर आप हमारे थ्रू इंश्योरेंस खरीदते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आप हमारे थ्रू इंश्योरेंस खरीदते हैं तो यहाँ पर आपको 5 से लेके 10% तक का भी डिस्काउंट बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरा नाम है अरविंद, आप देख रहे हैं टिया हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको पूरी स्टोरी बता देता हूँ ताकि आपको भी कभी कोई दिक्कत ना आए। देखिए दोस्तों, मेरी मदर का एक इंश्योरेंस है जो कि मैंने मार्च में लिया था, इसी साल मार्च में। और आज मैं इस वीडियो को जो शूट कर रहा हूँ वो है 31 मई को मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो। और जो मेरी मदर हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी वो हुई थी 20 मई को मेरी मदर हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। 24 को डिस्चार्ज हुई थी और जो टोटल बिल बना है वो है 29,200 रुपये। ये देख लीजिए, आप यहाँ पे फोटो भी दिख जाएगा आपको, यहाँ पे इस साइड में इसका ये 29,200 रुपये का आपको इसका बिल बना था। तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। वैसे तो आपको बता दूं कि ये जो हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में मैंने अपनी मदर को एडमिट कराया था, वो एक कैशलेस हॉस्पिटल था। लेकिन कंपनी ने कैशलेस हॉस्पिटल होने के बावजूद भी मेरा क्लेम डिक्लाइन कर दिया था, मेरा क्लेम रिजेक्ट कर दिया था, डिक्लाइन किया था और बोला था कि आपको रीएम्बर्स करना है ये वाला क्लेम। जैसे कि आप यहाँ पे साइड में देख पाओगे, आपको सारा का सारा यहाँ पर दिख जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो कंपनी ने मेरा क्लेम को डिक्लाइन किया था और बोला था कि रीएम्बर्स के लिए कर सकते हैं, तो इसके अंदर मैं आपको कहूंगा कि कंपनी की गलती इतनी नहीं थी जितनी गलती यहां पर हॉस्पिटल की थी। देखिए 20 मई को शाम को 7 या फिर 8 बजे मैंने अपनी मदर को एडमिट कराया था हॉस्पिटल में, और 21 मई को हॉस्पिटल ने कैशलेस क्लेम के लिए वहां पर अप्लाई कर दिया था। और 21 मई को ही कंपनी ने एक क्वेरी रेज की थी, जिसके अंदर बोला गया था कि पेशेंट को क्या हुआ है और वहां पर डॉक्यूमेंट कुछ मांगे गए थे। लेकिन क्या हुआ, हॉस्पिटल ने कोई भी डॉक्यूमेंट उनको नहीं दिखाए, ना ही उनको पास कोई डॉक्यूमेंट भेजे हैं। दूसरी प्रॉब्लम यह थी कि जो भी हॉस्पिटल का हमारा डॉक्टर था, उनको बात समझ ही नहीं आ रही थी कि उनको एक्चुअली में हुआ क्या था। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी मदर को क्या क्या हुआ था। मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द था, सिर में चक्कर आ रहे थे, एकदम बेहोश हो गए थे, तो हाइपरटेंशन वगैरह ऐसा कुछ हो गया था एकदम से ही। तो उस वजह से मैंने हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। लेकिन डॉक्टर ने 3-4 दिन उनको डॉक्यूमेंट नहीं सेंड किए और ना ही कंपनी ने क्लेम अप्रूव किया। मैंने बार बार कंपनी को कॉल भी किया कि भाई मेरा क्लेम अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ। तो बार बार कंपनी ने एक ही बात बोला है कि हमने हॉस्पिटल के पास एक क्वेरी रेज। तो फिर कंपनी ने मेरे को बोला कि हॉस्पिटल को बोले कि वो अपने डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट बनते हैं उनको बस सेंड कर दीजिए और उसके बाद आपका क्लेम रिजेक्ट या फिर जो भी पास करना होगा वो कर देंगे। लेकिन हॉस्पिटल ने लास्ट दिन अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट उनको सेंड किए और उसके बाद कंपनी
कंपनी ने मेरे जैसे डॉक्यूमेंट देखे और वहां पे क्लेम डिक्लाइन कर दिया और बोला गया है कि आप रीएम्बर्स के लिए यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वो जो बोला गया था वो लेटर ये रहा, और यहां पर जब मैंने कंपनी को कॉल किया था कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बोला है कि आपने बिल्कुल लास्ट दिन ही सारे के सारे डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं और हमारे डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है कि इनको चेक कर पाए कि एक्चुअली में पेशेंट को हुआ क्या था, ताकि हम आपके क्लेम को अप्रूव कर पाए। तो अब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ रीएम्बर्स के लिए ही भेज दीजिए और रीएम्बर्स करने के बाद आपका सारा का सारा क्लेम जो है वो सेटल हो जाएगा। और अगर रिजेक्ट होना होगा तो उसका रीजन भी बताया जाएगा कि क्यों रिजेक्ट होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं कि अगर कंपनी सही होगी तो मेरा जो ये क्लेम है 29,200 रुपए का, वैसे तो टोटल क्लेम 29,500 रुपए का है, तो अगर कंपनी होगी सही तो यहां पर क्लेम अप्रूव कर देगी। और दोस्तों इस वीडियो के बाद मैं जो दूसरी वीडियो बनाने वाला हूं ना, उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पक्का पता लग जाएगा कि आपको भी यूनिवर्सल शोम्पो का कोई भी इंश्योरेंस खरीदना चाहिए या नहीं। खासकर हेल्थ इंश्योरेंस की यहां पर बात कर रहा हूं कि अगर आपको भी भविष्य में सस्ते इंश्योरेंस के चक्कर में कभी आप फंस जाओ तो इस बारे में आपको बताने वाला हूं दूसरी वीडियो में, तो आप वो वाली वीडियो भी देख लेना। तो दोस्तों आज है 31 मई और मैं कल ये डॉक्यूमेंट सेंड कर दूंगा नोएडा के ऑफिस में और 2-3 दिन में उनके पास पहुंच जाएंगे, और कितने दिन बाद क्लेम मिलता है वो सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो का कंक्लूजन सिर्फ यही था इस वीडियो का कि आपको यूनिवर्सल शोम्पो का इंश्योरेंस खरीदना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों वो वाली वीडियो जरूर देख लेना। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्लेम फॉर्म किस तरीके से भरना है और रीएम्बर्स के लिए आपको किस तरीके से यहां पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। देखिए दोस्तों यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तो वहां पर आपको एक डिस्चार्ज समरी दी जाती है, जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये रही मेरी डिस्चार्ज समरी, इसके फोटो आप यहां पर साइड में देख पाओगे। सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड होता है कि आपको यहां पर क्लेम मिलेगा या नहीं। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको यहां पर क्लेम फॉर्म किस तरीके से भरना है उसके बारे में आपको सब कुछ बता देता हूं। ये रहा क्लेम फॉर्म, को अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए और आपको अच्छे से दिख जाए कि आपको क्लेम फॉर्म किस तरीके से भरना है। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ आपको सभी कुछ। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यह है यूनिवर्सल शोम्पो का क्लेम फॉर्म, और यहाँ पर आपको बता दूं कि इसके अंदर कोई क्लेम फॉर्म बी नहीं होता है, जैसे कि स्टार हेल्थ या फिर दूसरी कंपनीज में होता है, उनका क्लेम फॉर्म ए होता है और क्लेम फॉर्म बी होता है। क्लेम फॉर्म हमें खुद ही भरना होता है और क्लेम फॉर्म बी हमें हॉस्पिटल से फाइल करवाना होता है और उसके बाद उस पर हॉस्पिटल के सिग्नेचर और मोहर भी लगवानी होती है, जो कि हॉस्पिटल बताता है कि पेशेंट को क्या हुआ था, किस दिन एडमिट हुआ था, और वो सब कुछ वो उसके अंदर बता देता है क्लेम फॉर्म बी के अंदर। तो यूनिवर्सल शोम्पो में सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म है और इसके दो पार्ट है, जैसे कि क्लेम फॉर्म ये आप देख पा रहे हो ना, ये है ना, सिर्फ इसके अंदर एक ये फॉर्म है और इसके बाद एक फॉर्म हो रहा है ये वाला, इसके अंदर हम अपने बिल वगैरह अटैच करेंगे। ये दोनों के दोनों एक ही फॉर्म है, सिर्फ एक फॉर्म 2 पेज पे आया हुआ है और नीचे अपना हम बैंक अकाउंट वगैरह हम ऐड करेंगे, तो वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्लेम फॉर्म से, और सबसे पहले ये देखिए आप यहाँ पर है क्लेम फॉर्म ए का सेक्शन ए, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो सेक्शन ए में आपको यहाँ पर अपना पॉलिसी नंबर भरना है। यहाँ पर आपको एक मिनट, यहाँ पर आपको अपना पॉलिसी नंबर भरना है, जो आपका पॉलिसी नंबर होगा, जैसे कि ये आप साइड में डॉक्यूमेंट देख पा रहे हैं ना, आपको यहाँ पर इस तरीके का जो आपको ये वाला पॉलिसी नंबर दिख रहा है, आपको यहाँ पर वही वाला पॉलिसी नंबर बिल्कुल एज इट इज़, जिस तरीके का एज इट इज़ यहाँ पर लिखा हुआ है इसी तरीके का एज इट इज़ आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पर आपको अपना हेल्थ कार्ड नंबर भरा होता है। अब देखिए आपको बताऊँ कि मेरे केस में मेरे पास अभी तक मेरा हेल्थ कार्ड नहीं मिला था, और जो मेरी पॉलिसी है ये देखिए आपको मेरा पॉलिसी बॉन्ड दिख जाएगा आपको यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मेरे को कहीं भी मेरा हेल्थ कार्ड नंबर नहीं मिला हुआ है, ना ही मेरे को हेल्थ कार्ड मिला हुआ है। और ये देखिए एक मेरी दूसरी पॉलिसी है, तो मेरे को अगर आपके पास भी ये हेल्थ कार्ड आ गया है या फिर आपको हेल्थ कार्ड मिला है तो वहाँ पर आप अपना हेल्थ कार्ड नंबर भर दीजिएगा, जो भी आपके पास हेल्थ कार्ड होगा। उसके बाद यहाँ पर जो ये साइड में देख पा रहे हो आपको ये सर्टिफिकेट नंबर, सीरियल नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर, अगर आपको यहाँ पर ये कुछ भी नहीं भरना होता है, यहाँ पर आपको सिर्फ खाली छोड़ देना है। और जब आपने यहाँ पर अपना जब क्लेम दर्ज कराया था, तो अगर आपके पास क्लेम नंबर होगा, जैसे कि मेरे पास ये देखिए आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ मैं, इस तरीके का अगर आपके पास भी क्लेम नंबर होगा तो आप इस साइड में इस जगह में लिख दीजिएगा, ठीक है, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए क्लेम नंबर ढूंढने में, ठीक है। तो ये था। उसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस में भरना है, आपका जो एड्रेस है जो पॉलिसी में रजिस्टर्ड होगा अपना वो वाला एड्रेस यहाँ पे भर देना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस भर देना है, ठीक है बात। उसके बाद हम बात करते हैं नीचे की सेक्शन बी की।
तो इस सेक्शन ए में सिर्फ आपको इतना ही भरना है। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में देखिए आपको ये बताऊँ, ये सेक्शन बी उसके लिए है जिनकी मल्टीपल पॉलिसीज़ चल रही हों। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या है वो किसी कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी की तरफ से भी उनको पॉलिसी मिल जाती है और उसके बाद इंडिविजुअली भी वो अपनी पॉलिसी करा लेते हैं, या फिर कई बार बंदे दो पॉलिसी करवा लेते हैं। लेकिन इस केस में जो मेरे वाला केस है उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल पॉलिसी है, सिर्फ यही वाली पॉलिसी, इसके अलावा और कोई पॉलिसी नहीं है। तो आप यहाँ पर नो लिख के, नो पे टिक करके इसको छोड़ दीजिए, और इसके अलावा अगर आपको भरना है तो भर दीजिए, अगर नहीं भरना है तो छोड़ दीजिए, सिर्फ यहाँ पर नो कर दीजिए। अगर आपके पास दूसरी पॉलिसी है भी तब भी आप यहाँ पर नो ही कर दीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम बाद में ना आए, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे चलते हैं यहाँ पर सेक्शन सी। सेक्शन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सेक्शन सी के अंदर ही मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। ये रहा सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर आपको डिटेल ऑफ इंश्योर पर्सन जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, जो बंदा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे कि मैं आपको बताया तो यहाँ पर नाम भरना है। जैसे कि मेरी मदर का नाम जो है वो है कुसुम, ठीक है। यहाँ पर आपको मदर का नाम भर देना है। उसके बाद फीमेल है, उसके बाद यहाँ पर उनकी एज वगैरह भर देनी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, एज वगैरह भर देनी है, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भर देनी है। और उसके बाद रिलेशनशिप क्या चीज़ है वो, जैसे कि वो उनके स्पाउस लगते हैं, वाइफ लगती है तो यहाँ पर स्पाउस भर देना है। उसके बाद ऑक्यूपेशन क्या करते हैं तो होम मेकर है, वो होम मेकर मैंने यहाँ पे भर दिया। उसके बाद आप एड्रेस भरना है। मान लीजिए ये दूसरा एड्रेस उनके लिए है जो जिनके 2 घर होते हैं ना, अगर किसी का 2 घर हैं तो वो यहाँ पे दूसरा एड्रेस मेंशन कर सकते हैं, या फिर अगर आप और कहीं मंगवाना चाहते हैं तो ये उसका एड्रेस वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके दोनों एड्रेस सेम ही हैं, जैसे कि आप यहाँ पे ये देख रहे हो, अगर आपका ये वाला एड्रेस और यहाँ पर जो आप दूसरा वाला एड्रेस भरने वाले थे ये वाला, अगर आपके दोनों सेम ही है तो आपको यहाँ पर एड्रेस भरने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो आपको यहाँ पर ये वाला खाली दिख रहा है कि अगर आपके अंदर अगर जिसकी भी आपकी पॉलिसी है वो इन सब में से रिलेटेड अलग कोई हो रहा है तो यहाँ पर आप अदर करके और यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा कि वो मेरे ये लगते हैं, जैसे चाचा लगते हैं, चाची लगती है। अदरवाइज कुछ भी जो भी यहाँ पे मेंशन होगा वो कर देना अगर आपके केस में ऐसा होगा तो। वैसे अदरवाइज ऐसा केस बहुत ही कम देखने को मिलता है, ऐसा केस वैसे कोई नहीं मिलता जिसके अंदर हमें ये वाला फील करना पड़े, ठीक है बात। ये अगर इसके लिए जो बात करते हैं, अगर ये जो मिलते भी है ना, ये कई बार ट्रांसजेंडर वगैरह के लिए मिल जाता है, जैसे कि उनके लिए प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके लिए ये होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट में हमें डिटेल ये बहुत ही ज़्यादा देख के भरनी पड़ती है हमें। उसके बाद नेम ऑफ द हॉस्पिटल वेयर एडमिट, जहाँ पर आपका पेशेंट एडमिट था उस हॉस्पिटल का नाम भर देना है। यहाँ पर जो भी हॉस्पिटल में एडमिट होगा, ठीक है, उस हॉस्पिटल का नाम दिख जाएगा आपको। उसके बाद रूम की कैटेगरी, आपने रूम कौन सा लिया था। जैसे डे केयर में जैसे कि किसी को फ्रैक्चर वगैरह आ जाता है तो वो एक ही दिन में जाता है, हॉस्पिटल में जाता है और उसके बाद छुट्टी करा के आ जाता है, तो वहाँ पर आपको डे केयर भरना होता है। उसके बाद आप अगर जो सिंगल प्राइवेट रूम आपने लिया तो फिर सिंगल कैटेगरी का लिया तो यहाँ पे सिंगल वाला भर दीजिए। और अगर 2 कैटेगरी के लिए हैं, मतलब एक ही रूम में 2 पेशेंट थे तो आपको यहाँ पे 2 भर देना है। और अगर इसके अलावा और कोई होगा 2 से ज़्यादा, जैसे जनरल वार्ड की बात करते हैं, अगर आपने जनरल वार्ड लिया तो फिर यहाँ पर आप उसको भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर आपको डेट ऑफ एडमिशन, जिस दिन आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, ठीक है, वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी। डेट ऑफ एडमिशन में टाइमिंग मेंशन कर देनी है। और डेट ऑफ डिस्चार्ज, जिस दिन आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे, जिस दिन आपकी हॉस्पिटल से छुट्टी हुई थी, वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देनी है, ठीक है। ये मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइमिंग लिखना हो तो लिख दीजिए, अदरवाइज टाइमिंग की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती। नेक्स्ट में करते हैं बात इंजरी। अगर मान लीजिए किसी को एक्सीडेंट हुआ था तो यहाँ पर एक्सीडेंट के केस में हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि किसी का रोड साइड एक्सीडेंट हुआ था तो आपको यहाँ पे टिक करना होगा। उसके बाद अगर दोस्तों आपने यहाँ पे अल्कोहल वगैरह लिए होगी तो आपको यहाँ पर वैसे टिक करना पड़ेगा। अगर जो नहीं ली होगी वैसे आपको यहाँ पर कभी भी टिक नहीं करना होता। तो अगर आपने ये टिक किया तो आपको 100% आपको क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपका रोड साइड एक्सीडेंट हुआ तो आपको यहाँ पर टिक करना होगा और उसके बाद आपका चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको रिपोर्ट ऑफ पुलिस, अगर आपने रिपोर्ट की होगी पुलिस में तो यस कर देना, अगर नहीं की होगी तो नो कर देना, ठीक है सर। और उसके बाद यहाँ पर MLC कॉपी है वो ये आपको देनी होगी, तो नो यस जो भी करने होगा कर देना। ये उस केस में होता है जिस केस में आपको एक्सीडेंट हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको मेडिकल लीगल, अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं भरना होता, यहाँ पे सिर्फ खाली छोड़ देना, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है जो कि है सेक्शन ई। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर मैं आपको सारा कुछ बता देता हूँ, ठीक है। और ये भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी के हिसाब से आपको यहाँ पर क्लेम मिलने वाला है सेक्शन ई के अंदर।
तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहले केस में है वो है प्री हॉस्पिटलाइजेशन। मान लीजिए अगर आपका किसी को भी कोई भी बीमारी है तो वो 1-2 दिन तो किसी डॉक्टर पे जाता ही जाता है, और अगर कोई एकदम से क्रिटिकल प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर वो एकदम हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। तो मेरे केस में ऐसा नहीं था, मैंने पहले 2 दिन डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने 300 रुपये का बिल बनाया था, वो मैंने यहाँ पर भर दिया था जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो 300 रुपये का मैंने यहाँ पर भर दिया। उसके बाद अगर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का भी आप अभी के अभी हॉस्पिटल में अगर आपने पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के जो आपके बिल है वो भी आप साथ साथ क्लेम करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे भर देना है। मतलब जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जितने अगले 60 दिन तक जितनी भी दवाई आपकी चली है उसका क्लेम भी आप करना चाहोगे तो यहाँ पर आप वो सारा का सारा लिख देना, ठीक है। और यहाँ पर मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आपको अगर मान लीजिए ये प्रॉब्लम वहाँ पे उनके लिए भी आती है कि जो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन के पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का अगर आपको किसी को क्लेम करना है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का ही जो ये बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर ही वो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए ही क्लेम करेगा, क्योंकि उसके अलावा उसने जो पहले कैशलेस हॉस्पिटल था या फिर रियम्बर्स था वो उसने पहले ही कर चुका है। तो अगर आपका सिर्फ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम है तो आपको सिर्फ ये वाला यहाँ पे बॉक्स भरना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई एम्बुलेंस चार्ज है तो आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद ये देखिए ये मेन चीज़ है यहाँ पर प्री हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड। अगर मान लीजिए आपने जो प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब ये है कि आपने हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले आपने कितने दिन दवाई खाई थी, तो मैंने 2 दिन क्या टाइम है यहाँ पे हमने 2 दिन भर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे देख लिया हॉस्पिटल डेली कैश वगैरह, आपको अगर इनमें से कोई भी बेनिफिट मिलता है तो आप वहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि डेली हॉस्पिटल कैश का मतलब आप समझ रहे हो ना कि जो आपको डेली बेनिफिट मिलता है कि जैसे कि 500 रुपये डेली के हिसाब से मिलते हैं या फिर 1000 रुपये डेली के हिसाब से आपको मिलते हैं, तो वो यहाँ पर आपको उतने दिन के हिसाब से आपको यहाँ पे भरना होगा। यहाँ के अंदर पहले दिन और जो लास्ट का दिन है वो 2 दिन कट के और उसके बाद भरे जाते हैं जितने बीच के दिन होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपको भरना हो तो भर दीजिएगा, जो आपके हिसाब से पॉलिसी के हिसाब से होगा वो आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस यहाँ पर आपको भर देना है। जैसे मेरा 29,200 रुपये का बिल बना था, जैसे कि आप यहाँ पर फोटो में देख पा रहे हो, ये वाला हॉस्पिटल का जो बिल बना था वो हमने यहाँ पे भर दिया। उसके बाद जो टोटल बना है वो 29,500 रुपये बन गया हमारा, तो हमने यहाँ पर टोटल लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना भरना होगा, यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने अटैच किए वो सारे के सारे यहाँ पर आप अपने अटैच कर जो भी किए हैं वो यहाँ पे साइन मार दीजिएगा, टिक मार दीजिएगा, और उसके बाद आपको ये इसमें और इसके अलावा कुछ भी नहीं भरना है। उसके बाद आप कहते हैं हम क्लेम फॉर्म इसके सेकंड पार्ट पे, ये सेकंड पार्ट है इसका, ठीक है। इसके अंदर हम सिर्फ बिल वगैरह ही भरने हैं, जो भी हमारा बिल वगैरह होगा। देखिए जैसे कि आप इनको यहाँ पर देख रहा होगा कि जो पहले नंबर पे हमने बिल बनाया है ये वाला बिल है, और आपको ये वाला बिल नंबर मैं दिखा देता हूँ। ये बिल वाला नंबर आपको कहाँ मिलेगा, ये देखिए ये आपकी बिल नंबर की बात करें तो ये रहा, देखिए 1453 नंबर जो बिल नंबर है ये यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। ये देखिए ये रहा, ये देखिए आपको यहाँ पे बिल नंबर मेंशन करना होगा पहले नंबर पे। उसके बाद डेट क्या है, बिल नंबर की डेट क्या है और किसने वो इशू किया है। उसके बाद नीचे दूसरा नंबर बिल नंबर लिखना होगा, तीसरा बिल नंबर, चौथा पांचवा जितने भी बिल होंगे आपको यहाँ पे सारे बिल नंबर लिखने होंगे, और यहाँ पर आपको अपनी उनकी डेट मेंशन करनी होगी, ठीक है। और मेंशन करने के बाद ये आपको जिसने भी इशू किए होंगे वहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आपको यहाँ पर अपने हॉस्पिटल का जो मेन बिल है वो यहाँ पर कितने का बिल बना था वो यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद प्री हॉस्पिटलाइजेशन का जितना बना होगा वो यहाँ पर लिख दीजिएगा, और उसके बाद अगर बात करें तो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का जो बना होगा वो यहाँ पे लिख देना, और जो फार्मेसी के बिल है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर टोटल वगैरह नहीं करना है। अगर नीचे की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर लिखना होगा जो प्राइमरी बंदा होगा। मतलब 2 प्राइमरी बंदे का मतलब कह रहा हूँ कि जो मतलब अगर किसी के 2 नाम पे 2 पर्सन है, जैसे कि जो बड़ा आदमी होगा, जो फर्स्ट बंदा होगा उसका ही यहाँ पर प्राइमरी का उसका पैन कार्ड नंबर, उसका अकाउंट नंबर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक का नाम, उसके बाद IFSC कोड, और इसके साथ साथ आपको एक चेक भी चाहिएगा, कैंसिल चेक या फिर पासबुक की फ्रंट पेज की कॉपी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने जिस दिन आप ये फॉर्म भर रहे हैं वो वाली डेट भर देना है। उसके बाद आप किस पैलेस पे रहते हैं, जैसे कि मैं यमुनानगर में रहता हूँ तो यहाँ पर आपको भर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको उनके सिग्नेचर चाहिए, ये मेरे डैडी के सिग्नेचर है तो मेरे डैडी ने यहाँ पे सिग्नेचर कर दिए। तो इस तरीके से आप क्लेम फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो ये वाली पॉलिसी नंबर जो यहाँ पर नेम आएगा ना, जो ये नेम है ये फर्स्ट पर्सन का नेम आएगा, जो कि आपको बता दूँ मान लीजिए अगर किसी के जैसे 2 पर्सन के नाम है, हस्बैंड वाइफ है, तो यहाँ पर आपको हस्बैंड का ही नाम आएगा, ठीक है बात। तो इस तरीके से आप क्लेम फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों क्लेम फॉर्म भरने के बाद दोस्तों आपने सीख लिया होगा कि आपको क्लेम फॉर्म किस तरीके से भरना है। तो दोस्तों आपने सीख लिया होगा कि क्लेम फॉर्म आपको किस तरीके से
तो दोस्तों आपने सीख लिया होगा कि क्लेम फॉर्म आपको किस तरीके से फिल करना है और वहां पर आपको दोस्तों आपने सीख लिया होगा कि यहाँ पर आपको क्लेम फॉर्म किस तरीके से फिल करना। तो दोस्तों आपने सीख लिया होगा कि आपको यहाँ पर क्लेम फॉर्म किस तरीके से भरना है। अब दोस्तों आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको मैंडेटरी सेंड करने ही करने होते हैं उनके पास। तो सबसे पहले तो ये जितने भी हॉस्पिटल से आपको बिल मिलते हैं ना, बिल या फिर जितने भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट मिलते हैं, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको उनको एक कोरियर के थ्रू उनको सेंड करने होते हैं। और उसके अलावा आपको यहाँ पर एक पॉलिसी की कॉपी भी लगा दीजिए ताकि उनको पॉलिसी नंबर वगैरह देखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। आपको कंपनी की तरफ से एक हेल्थ कार्ड मिलता है, इसकी फोटो स्टेट करा के इसको भी अटैच कर दीजिए। उसके बाद आपको अपने बैंक का एक कैंसल चेक या फिर आपको अपने पासबुक की फोटोकॉपी करा के भी आप वहां पर अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको एक आईडी आधार कार्ड यहाँ पे सेंड कर दीजिए जिसके अंदर डेट ऑफ बर्थ अच्छे से मेंशन हो। अगर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अच्छे से मेंशन नहीं है, जैसे कि सिर्फ ईयर लिखा हुआ है, तो आप एक डेट ऑफ बर्थ के साथ एक दूसरी आईडी भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और इन सारे के सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करने के बाद उनको सेंड कर सकते हैं। सेंड करने के बाद उसके 15 से 20 दिन या फिर 1 महीने के अंदर आपको यहाँ पर क्लेम अप्रूव होके आपके अकाउंट में आ जाता है। और आपका क्लेम अप्रूव हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ये सब कुछ आपको 10 से 15 दिन के अंदर ही आपको पता लग जाता है। तो अगर आपने भी यूनिवर्सल शोम्पो से इंश्योरेंस ले रखा है तो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्लेम फॉर्म किस तरीके से भरना है, उनको किस तरीके से सेंड करना है और कहां पर सेंड करना है, उसका एड्रेस ये रहा। बाकी आप अपने एरिया के हिसाब से एक बार कंपनी से पता कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आप अपने एरिया के हिसाब से कंपनी को फोन करके पता कर लीजिए कि आपको कौन से एड्रेस पे अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। और सेंड करने के बाद 15 से 20 दिन के अंदर ही आपका सारा का सारा क्लेम सेटल होकर आपके अकाउंट में आ जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है फिर सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको सब्सक्राइब क्लिक कर दिया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर किसी ऐसी वीडियो मिलेंगे, जब तक देखते रहिए हिंदी। जय हिंद, वंदे मातरम।